रेखा गुप्ता सरकार का पहला बजट हुआ पेश। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर खास फोकस। पूर्वी दिल्ली की महिलाओं ने बताया राहत भरा कदम। आरडब्ल्यूए ने बजट को बताया पॉजिटिव। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद भी हालत में सुधार नहीं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जाम की समस्या बनी हुई। मरीजों और रिश्तेदारों का अस्पतालों की सुविधाओं से असंतोष। सीएम के दौरे के बावजूद भी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं। विकास मार्ग पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। पीत विहार और विजय चौक पर बने यू टर्न। लोगों ने कहा रेड लाइट्स को पूरी तरह नहीं किया जाना चाहिए बंद। सड़क सुरक्षा नियमों के तहत सख्त दंड लागू। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर रद्द होगा लाइसेंस। लोगों ने इस कदम को बताया अच्छा। पूर्वी दिल्ली में ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 70 लाख की लग्जरी कारें बरामद। सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना से हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, बिजली, ट्रांसपोर्ट और यमुना सफाई जैसे ऐलान किए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के इस बजट को लोगों ने सराहा। हेल्थ बीमा में आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की जगह 10 लाख की राशि देने का निर्णय लिया गया, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार ने गरीबों के लिए 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराने वाली कैंटीन योजना भी शुरू की, जिससे गरीबों को अच्छा खाना सस्ते में मिलेगा। व्यापारियों ने भी इस बजट की सराहना की, लेकिन जल्द इसे लागू होने की उम्मीद जताई। महिला सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए इस बजट में कई योजनाएं रखी गई, जिनमें महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया है, जिसे पूर्वी दिल्ली की महिलाओं ने राहत भरा कदम बताया। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए जगह जगह कैमरे लगाने की बात की, जिससे महिलाओं ने अच्छा और जरूरी कदम माना। वही बजट का आरडब्ल्यूए ने स्वागत किया है और इसे एक अच्छा बजट करार दिया है। आरडब्ल्यूए के सभी सदस्यों का कहना है कि नालों की सफाई व्यवस्था हो या सड़कों की मरम्मत, सरकार ने इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया है। सदस्यों ने कहा कि इस बजट से शहर के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने सरकार के इस प्रयास की सराहना की और इसे सकारात्मक कदम बताया। ये 2500 रुपए की बात हुई थी कि देंगे, सरकार बीजेपी वालों ने बोला था कि हम 2500 रुपए देंगे, तो फिर लोगों ने वोट दी, सबने दी, हमने भी दी, सबने दी, 2500 रुपए मिलेंगे। अब हो रही है कि अब ये होना चाहिए, आधार कार्ड में गरीबी की वो होने ना किसी पे होगा और ना कोई ये 2500 रुपये, तो धोखा है सरासर। क्योंकि 2500 रुपये तो ये कि सभी के लिए बात हुई थी, अब कहाँ गए बीजेपी? अब कोई भी नहीं, 2500 रुपये के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा कोई भी। अब तो ये कर रहे हैं कि ये चाहिए, ये आधार कार्ड चाहिए, इसका ये चाहिए। अब वो होंगे ना तो फिर 2500 रुपये मिलेंगे ना क्या? ये तो सरासर धोखा है भाई बीजेपी वालों का, साफ साफ दिख रहा है। वोट लेनी थी। बिल्कुल होंगे। देखो सब महिलाओं के लिए बात हुई थी। ये नहीं चलो जो सरकारी नौकरी करते हैं उनकी तो चलो छोड़ो, जो नौकरी कर रही हैं, जो नौकरी नहीं करती उन सभी महिलाओं के लिए 2500 रुपये की बात हुई थी कि सबको मिले और हमें तो सबको ही मिलने चाहिए। आप आस कर रहे हैं कि आप? बिल्कुल आस कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल बहुत आस है और मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं मिलेंगे तो जब तक हम यही आस करेंगे कि अंधी तेरा भैया आया जब गोद में आ जाए। देखो हमें तो पूरी आस है 2500 रुपये मिल रहे। और देखिए, अगर हम बात करें कृष्णानगर मार्केट एसोसिएशन की, तो हम लोगों ने भी एक लेटर भी दिया था और एक ज्ञापन उनको दिया और मिलके भी आए थे सीएम मैम से। तो उसमें हमने यही बोला था कि व्यापारियों के हित के लिए कुछ बजट आना चाहिए। तो जिस तरीके से अभी उन्होंने पेश किया है कि ट्रेडर्स वेलफेयर का एक बोर्ड बनाएंगे और उस जो भी समस्याएं होती है उस बोर्ड में रखी जाएंगी और उसका निवारण किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि खाली बोर्ड की घोषणा करने से नहीं, जल्द से जल्द बोर्ड बनवाकर और व्यापारियों की जो समस्याएं उसको ध्यान से सुने भी और उसको क्लियर करवाएं। वो गरीब तबके के लिए तो अच्छा है जी, जो खोला है उन्होंने। बाकी व्यापार चलना चाहिए जिससे कर्मचारियों को सुविधा मिले, और क्या होना चाहिए।
तो इससे जो गरीब वर्ग है, जो नीचे का तबका वर्ग है, जो रिक्शा वाला है, जो मज़दूर है, जो आम आदमी जो दिल्ली में तो रहता है लेकिन उसका उस तरीके का अपना जीवन प्रणाली चलाने का इतना योगदान नहीं है उसके पास पैसों को लेकर, तो उसको 5 रुपये में यदि ये थाली उपलब्ध करा रहे हैं तो इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ जब आयुष्मान योजना आई थी उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन पिछली सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया और आज काफ़ी वर्ग जो चिकित्सा को लेकर परेशान होता है, जो हॉस्पिटलों के अंदर उसको बहुत जूझना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। कितना इम्प्लीमेंट होता है ये भी देखना है और कितना आम पब्लिक तक पहुंचता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फंड कितना चलता है और ग्राउंड लेवल पे कितना आता है, ये आज तक जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में इतने सारे वो पड़ाव आते हैं कि वो पब्लिक तक पूरा पहुंच नहीं पाता। इसके पीछे भी जानने की ज़रूरत है कि मंशा क्या है। हम सीनियर सिटीज़न हैं, हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि आज ये योजना शुरू हो गई, ये योजना शुरू होगी, लेकिन हम इसको अवेल कैसे करें। किया है व्यापारियों भाइयों के लिए जो ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का उन्होंने बोला है कि हम इसको बनाएंगे जिसके अंदर व्यापारियों की समस्या सुनी जाएंगी और उसका निवारण भी किया जाएगा। साथ में कुछ औद्योगिक नीति के अंदर उन्होंने ये भी बोला कि वेयर हाउस भी खोले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली का व्यापारी दिल्ली से बाहर जा चुका है। बहुत लोग यहाँ से व्यापार बंद करके पिछले 5-7 सालों में चले गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में व्यापार बढ़े, दिल्ली में व्यापारी वापस आए। दिल्ली में सरकार बदलने के बावजूद हालात में कोई खास सुधार नहीं आया है। हाल ही में सीसीएन ने यमुनापार के सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया और सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में कुछ गंभीर समस्याओं को देखा। जैसे अस्पताल के गेट नंबर 7 पर अभी भी जाम की समस्या बनी हुई है, जो कि ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के अलावा रेहड़ी पटरी वालों के कारण बनी रहती है। मरीजों और उनके तीमारदारों ने अस्पताल की सुविधाओं से असंतोष जताया। उनका कहना था कि कई घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी दवाइयां पूरी तरह नहीं मिलती और सभी जांचें भी नहीं हो पाती। मरीजों को आगे की डेट दे दी जाती है, जिससे उन्हें जांच खुद से करानी पड़ती है। इसके अलावा दवाइयों के लिए भी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और फिर यह पता चलता है कि दवाइयां उपलब्ध ही नहीं है। हालांकि दिल्ली की सीएम ने अस्पताल का दौरा किया था, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं अभी भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। भीड़ बहुत है, भीड़ ज़्यादा है, घबराहट होती है, कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ी मुश्किल से दवाई लेनी पड़ती है। कई भाई तो पैसे दे के लेते हैं, दवाई तो खैर पूरी मिली है। नहीं, हमने सारे बाहर से करवाए, लिख के अब डेट दे रखी है हमें 16 अप्रैल की, और वो हमें टेस्ट चाहिए पहले। लापरवाही कहते हैं, मशीनें नहीं है जी, आप RML ले जाओ। वहाँ हमने दिखाया काफ़ी महीने, एंड में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। दवाइयाँ मिल रही हैं, ऐसी मिल रही हैं, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं। 2 घंटा आगे खड़े खड़े एक ड्रॉप मिली है बस। हाँ, एक ही लिखी थी जी का आई हूँ, और मतलब अभी तक पर्चा नहीं काटा, उन्होंने खिड़की बंद कर दिया। अपना फोन पे लगे रहते हैं और उठ के मतलब बाथरूम टॉयलेट बार बार जा रहे हैं, और जैसे उनके टाइम हो गया 12 बज गए तो बंद करके चले जाते हैं। दवाई में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब दवाई में भी बहुत परेशानी हो रही है। विकास मार्ग को जाम से मुक्त करने के लिए यहाँ की 5 में से 3 लाल बत्तियों को सिग्नल फ्री कर दिया गया है। इन जगहों पर यू-टर्न बनाने का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही वाहन चालक इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे यहाँ लगने वाले जाम से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रीत विहार और विजय चौक पर बनाए गए इन यू-टर्न्स के बारे में जब हमने राहगीरों से बात की तो उनकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोग इन यू-टर्न्स को फायदेमंद मानते हैं और उनका कहना है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्थित होगा। वहीं कुछ लोग इसे हादसों की आशंका बढ़ाने वाला मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर हर तरफ से तेज रफ्तार में गाड़ियां आती हैं और कई लोग अचानक कट पर आकर रॉन्ग साइड से यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। लोगों का मानना है कि रेड लाइट को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। नहीं तो ये वैसे नहीं बनाया गया था, कुछ काम चल रहा था ना, उसकी वजह से ये यहाँ पर कट दे दिए थे। लेकिन कई बार लोगों ने, जैसे हम तो यहीं खड़े हैं, हमने कितनी बार देखा लोग घूम रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा या कोई इधर से गाड़ी आ गई, वो गिर गए। अच्छा। तो ये बंद होगा, ये खुला नहीं है। अब तो वो रेड लाइट खुल गई ना। नहीं, रेड लाइट तो नहीं बंद होगी। रेड लाइट क्यों बंद कर दी जाएगी? यहाँ से कोई इधर का कोई कट तो है नहीं।
यू टर्न के लिए ये थोड़ी किया जाएगा, वो तो रेड लाइट से ही होगा ना। कारण यही है, गाड़ियाँ इतनी स्पीड में आ रही हैं, रेड लाइट बंद करने के बाद तो और स्पीड होगी उनकी। कौन किसको देख रहा है, कौन राइट जा रहा है, कौन लेफ्ट जा रहा है। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, स्कूटी वाले गिरे कितनी बार। वैसे ठीक है, लेकिन पैदल चलने वालों को बहुत दिक्कत होगी। ये यू टर्न बनाने से गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं, पैदल निकलने वालों को बहुत दिक्कत होगी, एक्सीडेंट को ज़्यादा चांस होंगे। रेड लाइट होती है तो ये तो है, गाड़ियाँ धीरे आती हैं, जाम लग जाता है भले ही, लेकिन क्रॉस पैदल वाले आराम से कर लेते हैं। विकास मार्ग पर लगने वाले जाम से वाहन चालकों को निजात दिलाने के लिए यहाँ पर लगभग जो 5 सिग्नल्स बनाए गए थे उनको हटाकर यहाँ यू टर्न बनाए गए हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ प्रीत विहार पर, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से यहाँ पर जो नए तरीके से यू टर्न है उनको बनाया गया। हालांकि मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। अब लोग रेड सिग्नल की जगह पर यहीं से यू टर्न ले सकते हैं और अपनी गाड़ियों को मोड़ सकते हैं। जब हम लोगों से बात की तो उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है कि यहाँ पर ये जो यू टर्न बनाएगा इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ियों को टर्न लेने में नुकसान भी हो सकता है, जिससे हादसे भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैदल यात्री हो चाहे वाहन चालक हो, सभी लोग इन कटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। काम पूरा कर लिया गया, लेकिन अभी पूरी तरीके से खोला नहीं गया है। इसी लाइन में तकरीबन 5 सिग्नल्स बनाए गए हैं, जिनको अभी 3 बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं राहत तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हादसों का खतरा भी लोगों को नज़र आ रहा है। उनका मानना है कि रेड लाइट्स भी चालू रहे और साथ साथ ये जो कट्स बनाए गए हैं इनको भी शुरू किया जाए, ताकि लोगों को जो जाम से दिक्कत होती थी वो ना हो सके और जो समस्या हादसों की लग रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती हो सके। कैमरा पर्सन लेत कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCA। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैफिक नियमों और दंडों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बिना हेलमेट बाइक चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बिना हेलमेट बाइक चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जहां दोपहिया वाहन चालकों की दुर्घटनाओं में लगभग 40% मौतें हो रही हैं। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस और सरकार का यह कदम बिल्कुल सही है। कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि जो लोग बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं उनके लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही जो माता-पिता अपने बच्चों को बिना हेलमेट बाइक या स्कूटी दे देते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाता और उन्होंने इसे दिल्ली में भी लागू करने की सलाह दी है। नहीं, वैसे कानून के प्रति तो हम बिल्कुल जागरूक हैं और होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंसान की अपनी कुछ सेफ्टी है, लेकिन थोड़ा पुलिस को भी सतर्क होना चाहिए ना कि भैया जो लफंडर घूमते हैं, कट मारते हैं इधर उधर, वो दूसरे को मार के गिर जाते हैं, अपना वो भाग जाते हैं, उनके पीछे क्या है? पुलिस ना कोई CCTV कैमरे खंगालती है ना कुछ करती है। और ऐसा इनकी लापरवाही, पुलिस की भी इतनी लापरवाही है कि हमने ऐसे देखे कि जो पगड़ी बांध का सरदार पीछे चल रहा है उसका चालान घर पे भेज रही है जी। तो क्या है फिर CCTV कैमरे, इनको उतार के फेंको, इनका क्या फ़ायदा है? ये बहुत अच्छा कानून है, अपनी सेफ्टी है, अपना फ़ायदा है उसमें। अगर पूरे कागजों के साथ अगर घूमते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। होना चाहिए, सभी के पास अपना लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, अपनी सुरक्षा है, इसमें कोई गवर्नमेंट की सुरक्षा थोड़ना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जैसे युवा हैं वो हेलमेट नहीं लगाते, चल देते। नहीं, उनकी गलती है, चोट भी ऐसी लगती है उन्हें, एक्सीडेंट भी ऐसे खाते हैं। उनके होने चाहिए, लाइसेंस रद्द होने चाहिए, गाड़ी रद्द हो जानी चाहिए। बात हम तो मैं कहता हूँ 100% सही है। बेल्ट भी लगी होनी चाहिए, बंदे का हेलमेट भी होना चाहिए। और दूसरा फ्यूल भी अगर पंपे में यूपी में कर रखा है, हेलमेट होगा तो फ्यूल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये गवर्नमेंट को अनिवार्य कर देना चाहिए। पेरेंट्स की गलती है, अगर बच्चे पे नहीं है पेरेंट्स का नाम लीजिए, उनसे हिदायत दीजिए। इनका पहले लाइसेंस होना चाहिए, पहले लाइसेंस ही नहीं होता उन पर, पेरेंट भेज देते हैं उनको। पूर्वी दिल्ली की AATS टीम ने एक अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चोर डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर लग्जरी गाड़ियां चुराते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में फरजान और एहताशाम शामिल है, जिनके पास से करीब 70 लाख रुपए की 2 महंगी कारें बरामद हुई है। पुलिस ने हाल ही में क्षेत्र में बढ़ती कार चोरी की घटनाओं को देखते हुए CCTV फुटेज की जांच की और संदिग्धों की पहचान की। गुप्त सूचना के आधार पर गाजीपुर के पेपर मार्केट में छापेमारी की गई, जहां से दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में फरजान ने खुलासा किया कि उन्होंने मालवीय नगर से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर भी चुराई थी, जिसे गाजीपुर इलाके से बरामद किया गया है। दोनों आरोपी बेरोजगार हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी का रास्ता चुना। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों का अकाउंट्स का एग्जाम कल है, लेकिन इस बार एग्जाम में कैलकुलेटर के इस्तेमाल को लेकर काफी असमंजस बना हुआ है। सीबीएसई की ओर से अभी तक इस पर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि चर्चा है कि अगले साल से अकाउंट्स के एग्जाम में छात्रों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल सकती है। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन साइट्स और दोस्तों के माध्यम से जानकारी मिली थी कि इस बार वे अपने एग्जाम में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन टीचर्स ने साफ तौर पर बता दिया है कि इस बार एग्जाम में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बारे में जब हमने छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि कैलकुलेटर की अनुमति मिलने से अकाउंट्स का एग्जाम देना आसान हो जाता, क्योंकि यह सब्जेक्ट काफ़ी लंबा और मुश्किल होता है। एक छोटी सी डिजिट की गलती पूरे प्रश्न को गलत कर देती है। वहीं टीचर्स का कहना है कि छात्रों पर एग्जाम का दबाव पहले से ही होता है। ऐसे में अगर अकाउंट्स के एग्जाम में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है तो ये उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल इस साल छात्रों को बिना कैलकुलेटर के ही एग्जाम देना होगा, लेकिन आने वाले सालों में छात्रों को ये सुविधा मिलने की संभावना है। इस पर अंतिम निर्णय सीबीएसई द्वारा लिया जाएगा। मेरे पास कॉमर्स विद मैथ स्ट्रीम है। नहीं, पहले तो ऐसा कभी नहीं सुना कि कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है। इस बार ही सुना था। पहली बार जब सुना था तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी कि इस बार यूज़ करना है कैलकुलेटर या नहीं करना, बट सर ने हमें बताया डिटेल में, तो वो कैलकुलेटर जो है वो 2025 टू 26 वाले सेशन के लिए, हमारे सेशन के लिए नहीं है। हमें खुद ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इतनी कि हम इतने कैपेबल हैं कि खुद कैलकुलेशन कर लेंगे। डर तो देखो है, बच्चों में डर तो रहता है, लेकिन अकाउंट्स है, हो जाएगा। अगर आपने फुल प्रिपरेशन किया है, अच्छे से किया है तो हो जाएगा। माइंडसेट क्लियर है, बिकॉज साइट पे बहुत जगह ये शो किया गया है कि इस बार कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, बट जो ओरिजिनल साइट है उसमें ऐसा शो किया गया कि नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, इस साल नहीं कर सकते। तो पूरा माइंडसेट क्लियर है। अगर मिलता तो ऑब्वियसली फ़ायदेमंद तो होता, क्यों जैसे कि अभी सुप्रीत ने कहा कि तो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो नहीं होती, पेपर नहीं छूटता और पेपर बहुत अच्छे से हो जाता। डर तो होता ही है, बट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मतलब धीरे धीरे कम हो जा रहा है। ज़्यादा ही होता है बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। छोटी छोटी मिस्टेक्स भी मतलब बहुत बड़ा पूरा क्वेश्चन गलत कर देती हैं। इस ईयर ही हुआ था कि वो वाली मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग तो फ्रेंड्स के थ्रू सुनने में आया था, बट फिर सर से पूछा तो सर ने मना कर दिया कि अगले साल से है कि कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इस ईयर। माइंड में पहले कन्फ्यूजन था कि कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट अब क्लियर हो चुका है कि नहीं कर सकते। तो जो भी है, जो भी डिसीजन है कि इस साल के लिए नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अब हमने पूरे साल ऐसी प्रैक्टिस करी है तो हम कर लेंगे कैलकुलेशन। बट हाँ, अगर होता तो बेनिफिट था ही, अगले साल वालों को मिल रहा है, हमें भी मिल जाता। एक पॉजिटिव चीज़ है, बट कोई नहीं, जो है जो रिसोर्स है। अभी आप लोगों को पता है कि कैलकुलेटर को लेके और अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन मैं आप लोगों के थ्रू बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस बार 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए कोई भी बच्चा कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर पाएगा। दिस इज़ अ क्लियर मैसेज। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो 140th गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हुआ उसके अंदर ये चीज़ डिसाइड हो गया कि 2025-26 के पेपर के अंदर बच्चे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, बट 24-25 के लिए नहीं कर पाएंगे। लेकिन 25-26 के अंदर भी जो यूज़ होगा वो बहुत ही बेसिक कैलकुलेटर यूज़ होगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये यूज़ होना भी चाहिए। रीज़न बिकॉज बच्चा, आपने क्या देखना, आपने अकाउंटेंसी में देखना है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप कॉन्सेप्ट नहीं, आप कैलकुलेशन में बच्चे को बिजी रख रहे हो, जिसकी वजह से बच्चा अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन ये जो बॉडी मीटिंग हुआ, इसके थ्रू मैं एक बात सीबीएसई को भी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी कि वो अपने एग्जाम को प्रॉपर टाइमिंग पे कंप्लीट कर पाएंगे। मयूर विहार पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 आरोपियों और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हर्ष ठाकुर और पप्पू वर्मा शामिल है, जबकि रिसीवर वरुण को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 90 ग्राम पिघला हुआ सोना, हीरे के 17 टूटे हुए टुकड़े और अपराध में इस्तेमाल की गई एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले घरों की रेकी करते थे, फिर ताले तोड़कर चोरी करते थे और चोरी के गहनों को ज्वेलर्स को बेचकर पैसे कमाते थे। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना इलाके के बी ब्लॉक में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने किसी विवाद के कारण घर से बाहर निकाल दिया। महिला का नाम रुखसार है और उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। इसके साथ ही उसका बच्चा और बेटा को भी घर से बाहर निकाल दिया गया है।
जब ये घटना हुई तो आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति की जांच शुरू की। घटना के बाद महिला और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाले जाने की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई घंटों तक मामले की जांच की। फिर पुलिस की मदद से महिला और उसके बच्चे को घर के अंदर वापस भेजा गया और स्थिति को शांत किया गया। पुलिस की कार्रवाई के कारण महिला और उसके बच्चों को अब राहत मिली है। वो लड़की भी घर में आके मुझे गंदी गंदी गालियां देती, जिसके लिए पूरा मोहल्ला पीछे वाला सुन चुका है। मतलब बिना तलाक लिए शादी कर ली उन्होंने? जी मेरा लीगली कोई तलाक नहीं हुआ। लीगली कोई तलाक हाँ, नहीं? अगर ये कहते हैं लीगली तलाक हुआ तो इनको बोलो जिस पेपर डिवोर्स पेपर में मेरे साइन दिखा दे। और एलिमिनी में क्या दिया, बच्चा मेरा 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा है, जबकि मैं इसी घर में हूँ। इन्होंने बच्चे को भी कोई फाइनेंस नहीं किया, 1 रुपया भी मुझे नहीं दे रहा। मुंबई गए थे मेरी बारात लेने के लिए, मेरी मम्मी ने वहाँ पे पूरा मॉल ऑक्यूपाई किया था, मेरा निकाह किया है। यहाँ पर वंदना फार्म्स में गाजियाबाद में मेरा वलीमा हुआ है। ये पूरा मोहल्ला 2000 लोगों के सामने मेरा वलीमा हुआ है। मैं कोई भागकर नहीं आई हूँ। मलिक रेडिस में मेरा बच्चा पैदा हुआ है जो अभी 8 साल का होने वाला है। शाहदरा पुलिस ने मोबाइल फोन छीनने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला ने शिकायत की थी कि वह शाम के समय अपने घर लौटते हुए H नंबर 22 न्यू लयालपुर एक्सटेंशन जगतपुरी के पास अपने पति से फोन पर बात करने के लिए मोबाइल निकाल रही थी। तभी 2 अज्ञात लड़कों ने उसका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल के कवर में 10,000 रुपए भी रखे थे। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की और मामले की जांच की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज और गुप्त सूत्रों की मदद से अपराधियों की पहचान की। जांच में मोहम्मद जफर उर्फ लड्डू और राहुल सिंह नाम के 2 आरोपियों की गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से छीना हुआ मोबाइल फोन और 3500 रुपए की नकदी बरामद की गई है। पूर्वी जिला पुलिस ने ड्रग के खिलाफ अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से सुमित गुरुंग को गिरफ्तार किया और उसके पास से उच्च गुणवत्ता वाला हाइब्रिड गांजा बरामद किया है। इस मामले में पहले ही 3 ड्रग पैडलर दिल्ली से चिराग जैन, ग्रेटर नोएडा से अमन और एक विदेशी नागरिक मोहम्मद मुनीर सुडान को गिरफ्तार कर 11 किलोग्राम गांजा जब्त किया जा चुका है। जांच के दौरान ये पता चला कि मुख्य आरोपी सुमित गुरुंग ने पिछले 5-6 महीनों से सह आरोपी चिराग को 25 से 30 किलोग्राम गांजा बेचा था। पुलिस ने सुमित गुरुंग के बैंक खातों और नगद लेन देन की भी जांच शुरू कर दी है। अब तक कुल 11.60 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मोबाइल बैरिकेड से जुड़े स्टैंडिंग आदेशों और दिशा निर्देशों के अनुपालन पर जारी किए गए निर्देशों की जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने 2022 में हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि कोई भी मानव रहित यानी बिना स्टाफ के बैरिकेड नहीं मिलेगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने अलग अलग इलाकों का जायजा लिया, जहां पर देखा कि कुछ बैरिकेड टूटे हुए हैं। कुछ सड़कों पर बैरिकेड तो लगे थे लेकिन पुलिस वाले नजर नहीं आए। बैरिकेड्स की वजह से शाम के समय जाम लग जाता है और लोगों को दिक्कत आती है। संवाददाता ने देखा कि विवेक विहार के पास बैरिकेड टूटे पड़े थे। आदित्य मॉल के पास बैरिकेड तो लगे थे लेकिन पुलिसकर्मी नदारद थे, जबकि ककड़ुमा कोर्ट के पास बैरिकेड एक साइड में रखे हुए थे। पूर्वी दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर के शांति मोहल्ला संगठन के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। इस चुनाव में अभय जैन ने प्रधान पद पर जीत हासिल की, जबकि मनोज जैन महामंत्री चुने गए। चुनाव के बाद दोनों विजयी व्यापारियों ने मार्केट में विजय यात्रा निकाली। शांति मोहल्ला के प्रधान अभय जैन ने बताया कि यह जीत व्यापारियों के भारी समर्थन का परिणाम है। वे अब उन व्यापारियों को धन्यवाद करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और सभी दुकानदारों से मिलकर उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अभय जैन ने यह भी कहा कि वे मार्केट की पुरानी समस्या पर काम करना शुरू करेंगे, जैसे पानी, सीवर और पार्किंग की समस्याएं। इसके साथ ही उन्होंने मार्केट के डिजिटलाइजेशन पर ध्यान देने और इंटरनेशनल व नेशनल लेवल के व्यापारियों को आकर्षित करने की आवश्यकता जताई। अभय जैन ने आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों का समाधान सरकार के साथ मिलकर जल्द ही करेंगे। ये विजय यात्रा नहीं है, अभी धन्यवाद यात्रा है। जो सब मार्केट के दुकानदार भाइयों ने और जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, मार्केट के दुकानदार हैं, जो हमारे बड़े हैं, सबके साथ समर्थन और सबका आशीर्वाद के लिए हम उनके धन्यवाद करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। ये हम पूरी मार्केट के अंदर, इसके अंदर सबका धन्यवाद करेंगे। हर गली के अंदर, हर दुकान पे
हर गली हर दुकान के ऊपर जाके हम इसका धन्यवाद करेंगे। अभी हमारी शांति मोहल्ला मार्केट में चुनाव हुए हैं और ये एशिया की बड़ी मार्केटों में आती है। यहाँ पर सारा कपड़े का व्यापार होता है। अभी चुनाव में नवनिर्वाचित कमेटी चुनकर आई है जिसमें 7 सदस्य हैं। आज वो सभी दुकानदार भाइयों को धन्यवाद देने के लिए उनके बीच में जा रहे हैं ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सके कि उन्होंने मार्केट में नवनिर्वाचित कमेटी को चुना और उनका धन्यवाद कर सके, वो आगे कार्य कर सके। हमारी पोस्ट ये है कि हम इन सब भाइयों को मार्केट के विकास के लिए लेकर आए। अभय जैन प्रधान और मनोज जैन हीरो, इन दोनों की जोड़ी बनाकर हम आने वाले समय में ये चाहते हैं कि अपनी टीम को लेकर ये मार्केट को जो इस समय मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है कि कमियां, तो देखो हमारे सबसे पहले तो हमारा जो मार्केट एक्सपोर्ट सरप्लस क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के नाम से ये हमारी संस्था है, तो सरप्लस का यहाँ काम कम होता जा रहा है और फ्रेश का काम ज़्यादा होता जा रहा है। तो उस हिसाब से जो जेंट्स कस्टमर से ज़्यादा हमारी लेडीज़ की संख्या लेडीज़ कस्टमर की ज़्यादा हो गई है। तो हमें सुरक्षा और सफाई, और सबसे ज़्यादा सुरक्षा और सफाई पे हमें ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।